हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे बच्चों। यहां पर केवल सुपर फास्ट रिवीजन है। पहला प्रश्न है, गामा किरणों का स्रोत तथा उपयोग लिखे बच्चों। तो गामा किरणें जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होती है। इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में कैंसर के लिए करते हैं। बस बच्चों, स्रोत और एक उपयोग, ज़्यादा आपको रटना भी नहीं है। एग्जाम में 2 नंबर से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो जब नाभिकीय अभिक्रियाएं संपन्न होती है बच्चों, तब ये गामा किरणें निकलती हैं और इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कैंसर के उपचार में करते हैं। सिंपल है, याद हो गया। आप लोगों को क्या दिमाग लगाना बच्चों, गामा कैसे उत्पन्न होगा? नाभिकीय क्रिया से। किससे बच्चों? नाभिकीय क्रिया से। और ये किसके उपयोग में बच्चों? कैंसर के उपयोग में, है ना, या कैंसर उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। याद हो गया? ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा बच्चों, विस्थापन धारा किसे कहते हैं? बच्चों, जब निर्वात या किसी माध्यम में समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो उसमें विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और यही विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप जो धारा बहती है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन धारा। क्या बोलते हैं पहले बच्चों? विस्थापन धारा, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आईडी है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, ये बच्चों एप्सिलॉन नॉट, और ये डी फाई ई अपान डी टी। समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत धारा के जो तुल्य होता है बच्चों, इससे धारा बहने लग जाती है, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। कई बार इसका सूत्र पूछ लेता है, याद रखिएगा, सूत्र आपको पता होना चाहिए। यानी जब किसी क्षेत्र में निर्वात में बच्चों क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप वहां पे विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें जो धारा बहने लग जाती है वो आपका विस्थापन धारा कहलाता है बच्चों। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। निरोधी विभव क्या है बच्चों? एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। यानी प्रकाश विद्युत धारा जिस विभव पर प्रकाश विद्युत धारा बिल्कुल नहीं बहता, वो आपका निरोधी विभव कहलाता है। नोट कर ही लेना किसी भी कंडीशन पे बच्चों। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, थोड़ा सा आपको मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव बता दूं। देखो बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? जैसे बच्चों आपका ये धातु का सतह है, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव देख रहे हैं ना। इसमें बच्चों जब एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित होती है, प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, तो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है, और इलेक्ट्रॉन निकल करके बच्चों बाहर चले जाते हैं, अर्थात धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाते हैं। तो भैया यह जो परिघटना है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। यानी जब किसी धातु पर बच्चों एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अब ये बोला गया कि जैसे धातु की सतह से बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तो ये जो प्रकाश किरण है बच्चों, प्रकाश किरण है, इसकी एक निश्चित आवृत्ति होगी। क्या होगी बच्चों? एक निश्चित आवृत्ति होगी, जिस आवृत्ति को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। एक निश्चित वह आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश किरण उत्सर्जित, मतलब यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, वो आवृत्ति आपकी देहली आवृत्ति कहलाती है। आपको समझ में नहीं आया भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रकाश किरण आपतित होती है जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन निकल रहा बच्चों, तो उन प्रकाश किरणों की एक निश्चित आवृत्ति होती है, वह आवृत्ति बच्चों देहली आवृत्ति कहलाती है। यानी ये कहा गया कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित देहली आवृत्ति होती है, जिससे कम आवृत्ति होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता, चाहे बच्चों तीव्रता कितना भी हो। समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों? प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है ना? पहला नियम आपको समझ में आ गया कि भाई किसी धातु की सतह पर जब प्रकाश किरण आपतित होगी तो एक निश्चित आवृत्ति की होनी चाहिए। यदि भाई तीव्रता कितना भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा चीज, तीव्रता किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा उत्सर्जित हो रहे हैं ये तीव्रता पर निर्भर करता है बच्चों, और उसकी गतिज ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है बच्चों। ठीक है, आवृत्ति पर, इसको आवृत्ति बना लेना कि जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं तो भाई साहब उनकी गतिज ऊर्जा कितनी है वो डिपेंड करता है आवृत्ति पर। तो पहली बात बच्चों ये है कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होती है तो उस प्रकाश किरण की बच्चों एक निश्चित क्या होती है बच्चों? एक निश्चित देहली आवृत्ति होती है। ठीक है, उससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश किरण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। अभी भाई छिपकली परेशान कर दी है ना, 3-4 बार इधर उधर आई तो माइंड जो है इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। देखो
है ना, बीच बीच में परेशानी आते रहता है। दूसरा ये था बच्चों कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाली इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, विकिरण की तीव्रता पर। और तीसरा बच्चों इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है बच्चों, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसे आप लोग सुधार लेना बच्चों, ये आवृत्ति है, ये आवृत्ति है, ठीक है। इसके बाद यदि विद्युत सेल का उपयोग आएगा बच्चों तो चोर घंटी के रूप में, टेलीविजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध में अंतर। इसको मैं 2 बार करा चुका हूं, ये आपको करता हूं बच्चों कि इसे आप लोग तैयार कर लेना। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो प्रोवाइड किया है ना, इसके पहले ये पहला वीडियो थोड़ी ना है। तो भाई किसी चालक तार, ये आपका चालक तार है ना, इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो बच्चों इस चालक तार के द्वारा ही धारा के मार्ग में जो अवरोध डाला जाएगा वो आपका प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध समानुपाती होता है एल के और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध समानुपाती होता है एल के, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और जैसे समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो एक रो नियतांक लग जाता है, यानी आर बराबर रो एल अपान ए। तो यहाँ से आपका रो बराबर आर ए अपान एल निकल कर आता है, ठीक है। यही विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब जैसे मान लीजिए ए का मान 1 रख दें और एल का मान 1, यानी इकाई लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, तब बच्चों रो बराबर आर, वही कर दिया सर आपने, यहाँ पे रो कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने ये कहा कि ए का मान भी 1 रख दो, एल का मान भी 1 रख दो, तो बच्चों रो बराबर आर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ प्यारे बच्चों, रो बराबर आर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। तो कहने का मतलब एकांक अनुप्रस्थ पर, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद में जो प्रतिरोध होगा वही उसका बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिरोध का बच्चों मात्रा का आपको पता है ना, प्रतिरोध का ओम है। विशिष्ट प्रतिरोध का किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार पर जो प्रतिरोध होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका ओम है बच्चों, जैसे आपने कहा आर का प्रतिरोध ओम है। अरे सर मात्रक बोलो ना, कुछ भी बोल रहे हो, आज छिपकली ने माइंड डिस्टर्ब कर दी। रो बराबर होता है आर ए अपान एल, तो आर का होता है ओम और इसका मीटर स्क्वायर और एल का मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका हो गया बच्चों ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ओम मीटर, ओके। इसका एक एक आप लोग क्या तैयार कर लेना, बिमी सूत्र। बिमी सूत्र आपके लिए होमवर्क देता हूं। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, उसके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम, ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रयोग का नाम गाइगर मार्सडन प्रयोग है बच्चों। प्रयोग का नाम क्या है, गाइगर मार्सडन प्रयोग। प्रयोग का नाम फिर बच्चों गाइगर मार्सडन प्रयोग, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन कर लिया बच्चों। चलिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तें लिखिए, कोई 2 अनुप्रयोग। देखो बच्चों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब क्या है कि भाई पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, लेकिन आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो ये पुनः अपने उसी माध्यम में वापस लौट आती है ना। परावर्तन नहीं होता है बल्कि उसी माध्यम, सॉरी अपवर्तन नहीं होता है, अपवर्तन। अपवर्तन मतलब दूसरे माध्यम में जाना, पुनः उसी माध्यम में आता बच्चों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाया। कुछ समझ में नहीं आया सर। देखो प्रकाश किरण आपतित होती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है। आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, आपतन कोण के मान के बढ़ाते हैं भैया, तो भैया बढ़ाते जाओ तो एक ऐसी स्थिति आती है कि ऐसा प्रकाश किरण अपवर्तित होता है। फिर कुछ समय बाद और बढ़ाओगे तो सीधे वापस लौट आएगा। तो भाई आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान बच्चों क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, पहला है, ठीक है। और प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो भैया ये आपके 2 शर्त हैं, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो और किरण सघन से विरल माध्यम में जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही पॉपुलर और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एक्स किरण किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग। एक्स किरणें उस विद्युत चुंबकीय तरंग को कहते हैं जिनका तरंगदैर्घ्य 100 एंगस्ट्रॉन से 10⁻³ एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। नोट कर लेना बच्चों, याद कर लेना। एक्स किरण किसे कहते हैं बच्चों, जिसका तरंगदैर्घ्य 100 एंगस्ट्रॉन से 10⁻³ एंगस्ट्रॉन होता है। इसका उपयोग क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने में, विशेष प्रकार के कैंसर, ट्यूमर आदि का इलाज करने में करते हैं बच्चों, ठीक है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में धात्विक पदार्थों के दरार एवं दोष आदि का पता लगाने में करते हैं। अब इन क्वेश्चनों का PDF हम नहीं देते हैं क्योंकि ऑलरेडी नोट्स में सारा चीज लिखा रहता है, तो बार बार वही चीज हम कितने बार दें, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप उन प्रश्नों का PDF नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग परेशान ना हो, वो सारा चीज नोट्स में लिखा रहता है। तो भाई एक्स किरण किसे कहते हैं, उन विद्युत चुंबकीय तरंग को कहते हैं बच्चों जिनका तरंगदैर्घ्य 100 एंगस्ट्रॉन से 10⁻³ एंगस्ट्रॉन होता है। इनका उपयोग कहाँ, क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने में, विशेष प्रकार के कैंसर, ट्यूमर आदि का इलाज में, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में बच्चों, ठीक है।
दो उपयोग, आपको दो से ज्यादा किसी का भी उपयोग याद मत करना, ये छोटे क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछे जा सकते हैं। तापानिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, कल के लेक्चर में कराया था कि भाई जैसे मान लीजिए किसी धातु को हम गर्म कर दें, ये हमारा धातु है बच्चों, इसको हम किसी माध्यम में गर्म कर दें, जैसे यहाँ से हम गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाने लग जाए, तो ये उत्सर्जन बच्चों तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। और ये आपका प्रकाश, जब हम प्रकाश किरण आपतित कराते हैं, फलस्वरूप उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो वो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो किसी धातु को गर्म करने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए, यह परिघटना बच्चों तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते तरंगदैर्घ्य के आधार पर, ये देखो बच्चों बढ़ता हुआ तरंगदैर्घ्य है, सबसे कम गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य, ठीक है बच्चों। आवृत्ति इसका उल्टा हो जाएगा ना, बढ़ता हुआ आवृत्ति करेंगे तो पहले रेडियो तरंग लिख देंगे, गामा के बाद एक्स किरणें, फिर परावैंगनी, फिर दृश्य तरंग बच्चों, फिर अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग। तो ऐसे आप लोग इनको तैयार कर लेना, हो सकता है कोई ट्रिक से याद किए हो आप लोग, ट्रिक से याद किए होगे तो और बहुत बड़ी बात है ना, ट्रिक से याद किए होगे तो और बहुत बड़ी बात है बच्चों। किरचॉफ की बोल्टता का नियम, फिर किरचॉफ का बोल्टता का नियम किसी बंद परिपथ के लिए होता है बच्चों, और बंद परिपथ के लिए बताया जाता है कि बंद परिपथ में विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और बच्चों उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग है ना, उसमें जितने भी विद्युत वाहक बल होंगे बच्चों उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ये चीज बोला गया। देखो किसी बंद परिपथ में, देखो परिभाषा याद करना कठिन नहीं होता, बस उसको समझने का तरीका सही होना चाहिए कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है ना, जितनी भी धारा है बच्चों, और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें जितना भी विद्युत वाहक बल है उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से समझना, किसी भी बंद परिपथ में प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उसमें कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर आपका ये पहले वाला जो बंद परिपथ है इसमें दो धारा है, एक I1 एक R1, इसका संगत प्रतिरोध है। फिर बच्चों I2 R2, सर बोले योग है तो माइनस क्यों कर दिए, भाई एक दूसरे के विपरीत दिशा में इसलिए माइनस हो गया, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर दो विद्युत वाहक बल होगा, इसका E1 है बच्चों है ना, इसका E2 है विद्युत वाहक बल, सेल है ना, यहाँ पे सेल है तो विद्युत वाहक बल E1 E2, तो वही अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। अब बोले सर माइनस क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो प्लस होता है। तो किसी भी परिपथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग बंद परिपथ में जितने भी बच्चों आपके विद्युत वाहक बल हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज के रिवीजन के, ठीक है बच्चों, और भी हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। लेकिन भाई साहब चैनल पे यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वाला प्रश्न देखो बच्चों, ये हमने करा दिया है कि ओम का नियम क्या है बच्चों, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, है ना बच्चों, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें जो बहने वाली धारा है लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, तो V बराबर RI, ये होता है बच्चों ओम का नियम। ओम का नियम है किसी भी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उनके सिरों के बीच जो बहने वाली धारा है बच्चों है ना, यानी इस परिपथ में बहने वाली जो धारा का मान है सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला नियम यही है कि ये केवल धात्विक चालक, ये धात्विक चालक के लिए होता है बच्चों, केवल धात्विक चालक के लिए ओम का नियम होता है। और दूसरा, इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो बच्चों, इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है बच्चों तब उसको हम उस पर जो लगने वाला बल है लॉरेंज बल होता है। जो बच्चों लॉरेंज बल आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, लॉरेंज बल उसके वेग के समानुपाती होता है, किस चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है बच्चों और कितना कोण के साथ जा रहा है उसके ज्या के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती QVV sin थीटा, ये आपका बच्चों लॉरेंज बल होता है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल लगता है बच्चों तो आपका लॉरेंज बल कहलाता है, जो कि F बराबर QVV sin थीटा के बराबर होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया बच्चों, जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना है किसी भी दम पे। अगला प्रश्न बच्चों 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, जो अंतिम प्रश्न है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित होता है। चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, तब वो व्यवहारिक धारा बच्चों 1 एम्पियर धारा कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बच्चों। बाकी आज इतना ही करते हैं, ज़्यादा हम डीप में नहीं चल रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं
तो उनको तो रिवीजन करना ही पड़ेगा किसी भी दम पे बच्चों, ठीक है। तो 1 मीटर त्रिज्या वाले, है ना, और 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित जो धारा बच्चों वो 1 एम्पियर धारा होता है, जो कि 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, ठीक है। इसे आप लोग देख लेना, कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है बच्चों और कभी कभी 2 नंबर में, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंग किसे कहते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लाइट भी देख सकते हो जा चुका है ना, बहुत स्लो हो गई है, कोई बात नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, और भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। एकदम स्लो हो चुका है लाइट, कंडीशन बहुत बुरा हो चुका है, ठीक है, देख सकते हो ना आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।